अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, हमेशा की तरह नए प्रोग्रामों के साथ आज आपका मेज़बान रिजवान खान हाजिर है आपके पास। जैसे कि पिछले चंद प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बातचीत की कि कौन सी सब्ज़ी, कौन सी फसल किस तरह से उगाई जाए, इसी तरह से आज का जो हमारा मौजू है वो है भिंडी की काश्त। भिंडी चूँकि एक बहुत ही अहम फसल है जो बहुत से लोग उगाते हैं और ये वो फसल है जो ज़्यादा मुनाफा देती है बाकी सब्ज़ियों के निस्बत। इस मकसद के लिए आज जो हमने अपने मेहमान बुलाए हैं वो को अनजाने नहीं हैं, आप सब उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ना ही वो किसी तारुफ़ के मोहताज हैं। आपके साथ अक्सर उनकी बातचीत होती रहती है। तो आप सबके सामने आज हम डिस्कस करेंगे, हम बातचीत करेंगे भिंडी के मामले पे। आइए मिलते हैं अपने मेहमान तौहीद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम तौहीद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। तौहीद साहब, जैसे कि पहले भी आप बहुत अच्छे मशवरे देते रहते हैं, किसानों को बताते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़, मुख्तलिफ तरीके उगाओ, और हमेशा अक्सर मैं भी आपसे नई नई चीज़ें सीख रहा होता हूँ अपनी जो हम खेती बाड़ी करते हैं इसमें। आज जिस तरह के हमने एक मौजू को चुना है वो हमारा मौजू है भिंडी की काश्त। जी बिल्कुल ठीक है। भिंडी ये बहुत ही अहम फसल है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर ज़मींदार जो कि भिंडी उगाता है उसका ज़्यादातर दारोमदार उसी फसल पे होता है। बिल्कुल ऐसे। वो जिस तरह बिकेगी, फिर वो उसने अक्सर तो लगाई भी भिंडी होती है साथ में, और वो फसल नहीं लगाता, उसी के ऊपर उसका दारोमदार होता है। तो आपसे जो मैंने चीज़ें पूछनी थी वो कुछ ये थी कि अगर हम भिंडी उगाना चाहते हैं तो मैं चूँकि उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जो लोग पहली दफ़ा भिंडी लगा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। मतलब अगर किसी ने पहले नहीं लगाई तो वो आपकी वीडियो देखकर उसको पता चल जाए कि हमें भिंडी कैसे लगानी। तो क्या हमें सबसे पहले ज़मीन की तैयारी जो है वो किस तरह की करनी चाहिए, थोड़ा सा आप अपने इसमें बता दें ताकि वो नया सुनने वाला है वो भी उसको काश्त कर सके आसानी से। जी बिल्कुल रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे दोबारा यहाँ पे दावत दी है ताकि मैं मज़ीद मशवरे दे सकूँ किसान भाइयों को। जहाँ तक भिंडी की बात है, भिंडी की अहमियत तो आप जानते ही हैं। गर्मी की जो है सबसे अहम तरीन फसल है। इसके अलावा जैसे आप बता चुके हैं कि जो ज़मींदार भिंडी काश्त करता है उसका ज़्यादातर दारोमदार उसकी आमदन का भिंडी के ऊपर ही होता है। इसके अलावा देखा जाए तो सूबे पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में जो है कामयाब इसकी काश्त हो रही है। सबसे ज़्यादा काश्त टोबा टेक्सिंग की जो तहसील है कमालिया में हो रही है। इसके अलावा साहिवाल में बहुत ज़्यादा रकबे पे इसकी काश्त हो रही है। फैसलाबाद और चिश्तियाँ जो इलाका है यहाँ पे भी भिंडी बहुत ज़्यादा रकबे पे काश्त हो रही है और कामयाब तरीन फसल है वहाँ पे, और वहाँ का ज़मींदार अच्छी आमदन वहाँ से कमा रहा है। ज़मीन की तैयारी की जो बात है वो देखा जाता है कि आपने भिंडी से पहले कौन सी फसल लगाई हुई है, उस हिसाब से ज़मीन को तैयार किया जाता है। अगर तो आपने उससे पहले कोई सब्ज़ी लगाई हुई है, सब्ज़ी उठा के आपने भिंडी लगानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने मिसाल के तौर पे आपने खरबूजा लगाया हुआ है, तो खरबूजे के बाद अगर आप भिंडी काश्त करना चाहते हैं तो खरबूजे की फसल में हम लोग पहले ही ह्यूमिक एसिड वगैरह या ऑर्गेनिक मैटर वैसे यूज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप दोबारा उसकी गली सड़ी गोबर की खाद डाल दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वरना ज़मींदार को ऐसी फसल के बाद लगाने से फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बीच में टाइम नहीं होता, उसने फ़ौरन खरबूजा उठा के उसको काश्त करना होता है भिंडी को। लेकिन फिर भी जो जहाँ तक हलों की बात है उसमें ये देखा जाता है आप पानी लगा के, जिसको रोनी कहते हैं, पानी लगा के उसमें राजा हल चला दें, गहरा हल चला दें। गहरा हल चलाने के बाद 1-2 आप हल चलाएंगे तो जो ज़मीन है आपकी नरम हो जाएगी। नरम होने के बाद उसके ऊपर सुहागा फेर दें। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने कौन सी भिंडी लगानी है। देखा जाए 2 तरह की भिंडियाँ होती हैं। एक होती है ओपी पॉलिनेटेड जो भिंडी होती है वो, और जिसको ज़मींदार आमतौर पे देसी भिंडी कहते हैं, और दूसरी हमारी हाइब्रिड भिंडियाँ होती हैं। हाइब्रिड इकसाम बहुत अच्छी आ रही हैं आजकल। तो इन दोनों में ज़मीन की तैयारी का कुछ फ़र्क है। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपने ओपी लगानी है या भिंडी लगानी है। भिंडी के बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपने उसी हिसाब से उसकी ज़मीन की तैयारी करनी है। जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है, जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, उस हिसाब से मेंटेन करना होता है आपने। तो अगर हम थोड़ा सा तरतीब से चल लें कि अगर ये ओपी भिंडी है जो देसी भिंडी है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ज़मीन की तैयारी के लिए? जी, ओपी और हाइब्रिड में मैंने आपको बता दिया है कि एक दफ़ा आपकी ज़मीन हमवार हो गई, हमवार करने के बाद उसके बाद अगला मरला आता है आपका
कतार का कतार से फासला और पौधे का पौधे से फासला देखना होता है। जी रिजवान साहब, जो जहाँ तक ओपी की बात है उसमें आपने कतार से कतार का फासला 2.5 फुट रखना होता है, और जो हाइब्रिड भिंडी आपने लगानी है, जो हाइब्रिड बीज आपने इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए तकरीबन 4 से 4.5 फुट का कतार से कतार का फासला आपने मेंटेन करना होता है, रखना होता है। उसके पीछे एक थोड़ी सी लॉजिक है जो मैं बताना पसंद करूंगा। उसकी वजह है कि जो ओपी हमारी वैरायटी है उसकी एक खासियत ये है कि उसने साइड ब्रांचेस नहीं निकालनी होती, उसका पौधा ऊपर की तरफ मूव करता है, उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो उसके साथ साइडों पे जो बाकी शाखें निकलती हैं वो होती हैं लेकिन कदरें कम होती हैं। इस ओपी वैरायटीज जो है हमारी, उसका ज़्यादातर जो मकसद होता है वो ऊंचे काद की भिंडियाँ निकल आती हैं, हमारा ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जो हाइब्रिड भिंडी है उसका मेन मकसद होता है साइड ब्रांचेस निकालना, ठीक है। और उसकी जो हमारा जो हाइब्रिड किस्म होती है या हाइब्रिड भिंडी लगाने से जो पौधा निकलता है उस पौधे का काद ओपी वैरायटी से कदरे कम होता है। जी रिजवान साहब, जो मैं बता रहा था कि जो साइड ब्रांचेस होती हैं हाइब्रिड की चूँकि ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से फासला ज़्यादा रखा जाता है कतार से कतार का, ताकि जो पौधे हैं उनको आप मुनासिब खुराक मिल सके, मुनासिब रोशनी मिल सके, मुनासिब पानी उनको मुयसर हो सके। और उसके अलावा फिर जब आपकी बर्दाश्त का टाइम आता है तो चूँकि ये फैले हुए पौधे होते हैं, तो ताकि आसानी से इसके अंदर मजदूर हमारे घुस सकें, जो हमारी लेबर है वो घुस सके और आसानी से इसकी चुनाई कर सके। अच्छा, ये तो हो गया कि एक हमने ज़मीन अच्छी तैयार कैसे करनी है, तो इसमें जो औकात हैं मतलब कि ओपी भिंडी को लगाने के और हाइब्रिड भिंडी को लगाने के, ये मुख्तलिफ होंगे। जी बिल्कुल। तो वो कौन सा वक्त सबसे बेहतर है इलाकों के लिहाज से अगर बता दें तो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर रहनुमाई हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए रिजवान साहब, पाकिस्तान में तकरीबन 4 मौसम आते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की फसलें और सब्जियां और फ्रूट लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये चारों मौसम जो है चारों सूबों में अलग-अलग टाइम पे आते हैं, ठीक है, थोड़े से फ़र्क से आते हैं। इसी हिसाब से जो भिंडी का टाइम है वो मुख्तलिफ सूबों में, चारों सूबों में थोड़ा सा वक्फे से है। अगर हम पंजाब की बात करें तो सूबा पंजाब के किसी ज़िला में हम भिंडी लगाना चाह रहे हैं, ओपी भिंडी जिसको देसी भिंडी कहते हैं, वो लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग है, जो बेस्ट वक्त काश्त है, जो बेहतरीन वक्त काश्त है, वो होता है हमारा फरवरी और मार्च। जी। उसके बाद अगर इसी सूबा के अंदर आपने हाइब्रिड भिंडी लगानी है तो गन्नम की फसल के बाद जो हमारा मई जून या जुलाई का महीना है, मई या जून, तो उसके टाइम पे आप लगाएंगे तो आपको मुनाफा बख्श पैदावार हासिल होगी। इसी तरह आप सरहद में चले जाएं तो सरहद में आपको केपी में चले जाएं तो केपी में आपको अप्रैल और मई के दरमियान हाइब्रिड भी लगा सकते हैं और ओपी भी लगा सकते हैं 2 महीनों में। इसके अलावा सिंध में चले जाएं तो सिंध में हमारी जुलाई और अगस्त में आप हाइब्रिड लगा सकते हैं और फरवरी में आप उसकी ओपी वैरायटी लगा सकते हैं। जी रिजवान साहब, जो सिंध है, सिंध में फरवरी में आप ओपी लगा सकते हैं और जून और जुलाई में आप हाइब्रिड की काश्त कर सकते हैं। आखिरी सूबा हमारा सूबा बलोचिस्तान है जिसमें आप अप्रैल और मई में लगा सकते हैं इसको, उसमें आप ओपी भी लगा सकते हैं और हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ औकात थे जो मैंने आपको बता दी, जो बेहतरीन औकात थी। इसके अलावा थोड़ा सा रद्द-बदल ज़मींदार अपने हिसाब से करता रहता है क्योंकि उसने पीछे कोई फसल लगाई होती है, उसके बाद जी मौसमियाती तब्दीली हो जाती है, तो उसके हिसाब से। तो ये हमने लगाने के लिए तो क्या स्पेसिफिक वैरायटीज हैं जो स्पेसिफिक एरियाज में बेहतर वो करें? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से एक हमें जो बताया जाता है हम एज एग्रीकल्चरिस्ट कि हर एक वैरायटी हर एक जगह पे कामयाब नहीं होती। हो सकता है एक वैरायटी है वो यहाँ पर बहुत अच्छा नतीजा दे रही है, लेकिन अगर आप उसको लेके किसी और सूबे या किसी और ज़िले में चले जाते हैं, ज़मीन का तब्दीली आती है तो उसकी वहाँ पर उसकी जो पैदावार है उसमें तब्दीली आ जाती है। जी बिल्कुल। रिजवान साहब, जहाँ तक भिंडी की बात है, भिंडी की मुख्तलिफ वैरायटीज़ मार्केट में मौजूद हैं, देसी के नाम से भी हैं, ओपी के नाम से, और हाइब्रिड की भी वैरायटीज़ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज डीलर शॉप पे रख के बैठी हुई हैं, तो फार्मर वहाँ से लेता रहता है। भिंडी में ज़्यादा देखा जाए तो इतना रद्द-बदल नहीं होगा कि आप अगर एक वैरायटी सूबा पंजाब में काश्त कर रहे हैं तो वो वैरायटी ये नहीं हो सकता कि केपी में कामयाब ना हो। हाँ, ये है कि अगर आपने फरवरी में कोई वैरायटी आपकी सूबा पंजाब में कामयाब हो रही है लगाने से, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि केपी में जाके वो आप फरवरी में लगाएंगे तो कामयाब होगी। इसमें मेन आपने फोकस करना है टाइमिंग के हवाले से कि एक सारी तकरीबन वैरायटीज आपकी हर जगह पे कामयाब होंगी भिंडी की, लेकिन आपने मेन फोकस करना है टाइम के ऊपर। जो वैरायटीज की बात है, ओपी वैरायटी में
जो हमारा महकमा ज़राअत है वो रिकमेंड करता है कि सब्ज परी के नाम से जो वैरायटी है, तो बहुत नामवर वैरायटी है, अच्छी पैदावार देती है। इसकी मतलब रंगत ज़्यादा होती है, नरम रहती है, सब्जी में रंगत देती है, जिससे फार्मर हमारा या ज़मींदार हमारा मार्केट का रेट अच्छा ले सकता है। हाइब्रिड में आ जाएँ तो हाइब्रिड में मुख्तलिफ कंपनियाँ जैसे ICI अडवांटा 803 के नाम से भिंडी का हाइब्रिड बीज दे रही है। पिछले कुछ अर्सा से वो अडवांटा 828 के नाम से एक भिंडी का बीज दे रही है। जो हाइब्रिड भिंडियाँ हैं इनकी जो पैदावार होती है ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है, उसकी मेन वजह ये होती है कि जो हमारा इंटर नोड डिस्टेंस, मतलब नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है हाइब्रिड में कम हो जाता है, जो कि ओपी में ऐसा नहीं होता। ओपीज वैरायटीज में हमारा इंटर नोड डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसकी काश्त उसकी जो हमारे पास फसल की पैदावार है वो थोड़ी कम आती है। अच्छा, मतलब पौधे के अंदर जो फासला है तने का, जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ पर भिंडी निकल रही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो आप उसको अगर हम अपनी ज़बान में, मतलब अंग्रेजी में हम उसको नोड्स बोलते हैं, लेकिन अगर आप उसको देसी ज़बान में समझाएं तो वो कुछ यूँ होगा कि जो भिंडी है वो पौधे में मतलब कम फासले में उगती है हाइब्रिड में, जबकि ज़्यादा फासले में उगती जी है बिल्कुल ऐसा ही है आपके पास देसी में। जी बिल्कुल, इस वजह से पैदावार का सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा, इसके लिए सबसे जो एक और चीज़ आ जाती है कि अगर मैं कोई भी किसान है वो देसी भिंडी लगाना चाहता है तो उसको शरह बीज कितना इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत अहम सवाल आपने पूछा रिजवान साहब। चूँकि मैं बार बार ओपी और हाइब्रिड को अलग-अलग डिस्कस कर रहा हूँ, तो शरह बीज के हवाले से भी ओपी की शरह बीज अलहदा है और हाइब्रिड की शरह बीज अलहदा है, चाहे वो जिस इलाके में भी काश्त करें आप। ओपी की बात करें तो ओपी में शरह बीज 10 से 12 किलोग्राम रखी जाती है फ़ी एकड़ के हवाले से। उसकी वजह ये होती है कि हमारा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो ओपी में होता है वो 3 से 4 इंच होता है। बजरिया छट्टा इसको काश्त किया जाता है, तो जो हमारे तजर्बाकार ज़मींदार हैं वो इस तरह से छट्टा देते हैं कि उसका जो प्लांट से प्लांट डिस्टेंस होता है वो 3 से 4 इंच तक मेंटेन हो जाता है। अच्छा, मतलब वो तजर्बे से है। दूसरा जो हाइब्रिड है उसमें आप 3 से 4 किलोग्राम और किसी जगह पे 5 किलोग्राम भी फ़ी एकड़ के हिसाब से बीज लगा सकते हैं हाइब्रिड में, लेकिन इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी पैदावार डिस्टर्ब होगी। वो क्यों होगी? मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड बीज चूँकि फैल जाते हैं, उनकी सलाहियत होती है कि उसके पौधा काफ़ी फैलता है, तो आपस में इकट्ठे मिक्सअप हो जाएंगे, तो एक दूसरे के अंदर उनका खुराक लेने का जो सिलसिला है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली उसकी पैदावार ग्रोथ भी नहीं हो सकती, पैदावार भी कम हो जाएगी। इसके लिए सबसे मौजूद ज़मीन कौन सी है? जी, मौजूद ज़मीन की बात करें तो हल्की मैरा ज़मीन जो जिसमें पानी का निकास बेहतर हो, उस ज़मीन के ऊपर जो हमारी भिंडी है बहुत अच्छा काम परफॉर्म करती है, चाहे वो ओपी है चाहे हाइब्रिड है। लेकिन कुछ ज़मीनें जिसमें हमारा कलराठी ज़मीन कह सकते हैं या शोर ज़्यादा ज़मीनें होंगी, उसमें भिंडी की पैदावार उस तरह से मुनाफा बख्श नहीं होती जिस तरह से ज़मींदार चाह रहा होता है। हाँ, वो तो चूँकि बीमार ज़मीन, जी बीमार ज़मीन है, उसमें pH लेवल भी ज़्यादा होता है या नमकियात का तनासब जो है नीचे ज़मीन के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो भिंडी का पौधा है वो ज़्यादा सही तरह से परफॉर्म नहीं करता। अच्छा, अब ये हमारा हो गया कि एक किसान ने ज़मीन भी तैयार कर ली, उसने ये भी फैसला कर लिया कि उसने देसी उगानी है या हाइब्रिड उगानी। जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जब अगले स्टेप पे आया तो उसने शरह बीज भी खरीद ली, तो चूँकि देसी सस्ता होगा और हाइब्रिड महंगा होगा, ठीक है, इसी हिसाब से अगर हाइब्रिड महंगा है तो वो पैदावार भी ज़्यादा दे रहा है, जबकि देसी की पैदावार भी कम हो रही। जो हाइब्रिड है उसका ड्यूरेशन कदरे कम होगा, जबकि देसी का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा पकने का। इसी तरह से चूँकि देसी जो है वो चुनाई उसकी बाद में शुरू होती है, जबकि जो हाइब्रिड है उसकी चुनाई पहले शुरू हो जाती है। इसी तरह से क्या इसकी चुनाइयों में फ़र्क है? क्या जो हाइब्रिड है वो ज़्यादा चुनाइयाँ देती है और देसी कम चुनाइयाँ देती है? तो ये भी एक फ़र्क हमारे सामने आ गया, जिसकी वजह से किसान को बहुत आसानी होगी अगर वो अपना एक फ़ैसला कर ले कि उसने कौन सी लगानी है भिंडी। ये सब होने के बाद तो सब एक जो बहुत ही अहम चीज़ है जो अक्सर किसान हमारे नहीं फ़ैसला कर पाते, वो है कि वो खादें कौन सी लगाएं, कब लगाएं। क्योंकि अक्सर जो मेरे अपने नोटिस में चीज़ें आती हैं, जायज़ बाखबर किसान में आके जो मैंने बहुत ज़्यादा किसानों से इंट्रैक्शन डेली बेसिस पे होता है कि जब भी वो खाद लगाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि इस खाद का क्या मकसद है, ये मैं अभी लगा रहा हूँ तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा, या अगर ये मैं क्या नाम मैं बाद में लगाऊँ तो तब ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की बहुत सी तो थोड़ा सा भिंडी के लिए ख़ुसूसन खादों के लिए रहनुमाई कर रहे हैं
कि क्या शुरू में हमें कौन सी खाद लगानी चाहिए, जी अगर शुरू में वो खाद पौधा लेगा तो उसके ऊपर क्या असरात होंगे, और उसके बाद अगली चीज़ के बाद में उसको कौन कौन सी खाद लगाते रहना चाहिए। जैसे उसकी वैसे तो खादें चूँकि नुकसान भी देती हैं और उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं, लेकिन चूँकि हमने एक बेहतर पैदावार हासिल करनी होती है, उसके लिए कुछ अमाउंट में वो बहुत ज़रूरी होती हैं। और वो ज़रूरी इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं ख़ास तौर पर नाइट्रोजन में शदीद कमी है, इसी तरह से पोटेशियम बहुत फिक्स्ड है, वो हासिल नहीं कर पाता है। तो उसके लिए जो एडवांस्ड फर्टिलाइज़र जिस तरह से आप कहते हैं हमारे किसान वो यूज़ नहीं करते, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये कंपोस्ट या ये चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं करते, तो वो कोशिश करते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिस तरह से यूरिया हो गया, नाइट्रोफास हो गया, DAP हो गया, वो ये खादें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भिंडी के लिए क्या ख़ास आप बताएंगे कि शुरू में कौन सी खाद लगानी चाहिए, बाद में कौन सी खाद लगानी चाहिए? जी, खादें किसी भी फसल के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि हमारी ज़मीनों में नाइट्रोजन की कमी है, ना होने के बराबर बंदा कह ही नहीं सकता, क्योंकि 100% पाकिस्तान की जितनी भी सॉइल्स हैं उसमें नाइट्रोजन है ही नहीं। बिल्कुल। उसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास नाइट्रोजन का कोई मिनरल ही नहीं है जिससे नाइट्रोजन डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर आए। तो हमें खुद से तो हवा से फिक्स होना होता है जी, और हवा से आपके पास बहुत कम, चूँकि ऐसे बैक्टीरिया जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो बहुत कम है। हवा में 78% है, लेकिन डायरेक्ट प्लांट अपटेक नहीं कर सकता। उसके लिए उसको वो जो जरासूमें होते हैं वो फिक्स करते हैं, वो प्लांट अपटेक करते हैं। जरासूमें फिक्स करते हैं, लेकिन वो भी किसी किसी क्रॉप के ऊपर होता है। तो भिंडी ऐसी क्रॉप नहीं है कि जरासूमें वहाँ से रिलेटेड क्रॉप स्पेसिफिकली होता है। बिल्कुल स्पेसिफिक क्रॉप्स होती हैं। तो भिंडी के लिए हमें जो नाइट्रोजन की कमी पूरी करनी है उसके लिए हमें DAP, नाइट्रोफास या यूरिया का सहारा लेना पड़ता है, जो कीमियाई खादें जिनको कहा जाता है। ज़मीन की तैयारी के टाइम पे आपने लाजमन 1 बोरी DAP का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर हमारी 40% नाइट्रोजन होती है, 18% ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने लाजमन 1 बोरी DAP का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें हमारी 40% फास्फोरस होती है और तकरीबन 18% उसके अंदर 18% यूरिया नाइट्रोजन होती है। ज़मीन की तैयारी के टाइम पे फास्फोरस ये DAP का इस्तेमाल इस वजह से कराया जाता है कि जब बीज से पौधा निकलता है, जब जर्मिनेट करता है, तो उसकी जो रूट जोन है, हमारा जो रूट्स का सिस्टम है, जड़ों का जो निज़ाम है, उसको हमने बेहतर बनाना होता है। उसकी बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम जुज़्व है, खुराक का जुज़्व है पौधे का, वो होता है फास्फोरस। तो इस वजह से हम लोग जी, जितनी मजबूत जड़ें होंगी उतना पौधा जो है अच्छा उगाव भी बढ़ जाएगा और हमारा जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी और प्लांट अच्छे से उसमें से ज़मीन मट्टी में से भी न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर सकता है। बिल्कुल। ये तो उग गया। अब जैसे ही पौधा ऊपर को निकल आया तो उसके बाद तकरीबन आपने जिस टाइम पे लगाना है, लगाने के तकरीबन अगर हाइब्रिड लगा रहे हैं तो 3 से 4 दिन उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। अगर OP है तो 7वें 8वें दिन हो जाएगी उसकी, जो नॉर्मल देखा जाता है, इतने दिन लगते हैं उसकी जर्मिनेशन पे। तो रिजवान साहब, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की कमी जो है पूरा करने के लिए हमें ज़मीन की तैयारी के टाइम पे 1 बोरी DAP की डाली जाती है। और उसके बाद जैसे ही पौधा निकल आया जी तो उसके DAP के बाद अगली खाद हमने कितने दिनों बाद दें? जी, और DAP के साथ आपने जो है 1 बोरी SOP का भी इस्तेमाल लाजमी करना होता है। लेकिन उसके लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ किसान भाइयों को, मेरे किसान भाइयों को ये मशवरा है, उस टाइम पे खादें डालने से या ज़मीन तैयार करने से पहले आप 2-3 सैंपल अपनी ज़मीन का लेके लेबॉर्ट्री से चेक करवा लें और ये पता करा लें कि आपके ओवरऑल तो वो आपको सारा कुछ बता देंगे कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। लेकिन चूँकि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसमें पोटाशियम की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन में पोटाशियम की कमी है या नहीं है। अगर कमी है तो आप उसमें 1 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से SOP डाल दें, तो जो आपकी भिंडी की फ़ी एकड़ के हिसाब से जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। अगर पूरी है, पोटाश की कमी नहीं है, तो बेशक कोई ज़रूरत नहीं है उसको डालने की। 1 बोरी DAP भी रिजवान साहब काफ़ी होती है। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद जब आपने पहली आपाशी करनी है उस टाइम पे आधी बोरी जो है आपने नाइट्रोफास का इस्तेमाल करना है। फिर जो आपने यहाँ पे खाद इस्तेमाल किया उसके मतलब आपने 15-20 दिन बाद एक खाद का इस्तेमाल कर दिया, नाइट्रोफास का आधी बोरी का। इसके बाद आपने 20 से 25 दिन बाद मज़ीद वक्फा देना है, उस टाइम पे आपने दोबारा आधी बोरी नाइट्रोफास का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। इन 3 स्टेजेस पे आपने लाजमी करना है। इन 3 वक्फों के हिसाब से देखना है कि लगाने के 15-20 दिन बाद और उस 15-20 दिन के बाद दोबारा आपने 20 से 25 दिन बाद दोबारा खाद का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये तो अब हमारी होगी खादें, पौधा हमारा उग गया। इसके बाद आप जो
टोटल औसत पैदावार जी जी हमारे पास कितनी आएगी अगर हमारी भिंडी बहुत अच्छे से उग गई है, तो देसी की क्या औसत पैदावार आएगी, कितनी चुनाइयाँ हम उससे ले सकते हैं, और हाइब्रिड की कितनी पैदावार आएगी और उससे हम कितनी चुनाइयाँ ले सकते हैं। जी रिजवान साहब, बड़ा अहम सवाल आपने पूछ लिया है। चूँकि हम पहले भी किसान भाइयों को बता चुके हैं कि हमारी देसी की पैदावार कम होती है, हाइब्रिड की ज़्यादा होती है, इस वजह से हाइब्रिड के बीज भी महंगे होते हैं। देसी की जो पैदावार नॉर्मली देखने में आ रही है वो 50 से 60 मन फी एकड़ के हिसाब से आ रही है, ठीक है। उसके अलावा हाइब्रिड की जो पैदावार है वो तकरीबन 150 मन फी एकड़ के हिसाब तक चली जाती है, जो हमारी मतलब फी एकड़ 6 टन तक हम कह सकते हैं कि पैदावार ले रहे हैं। तो आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तकरीबन 2-2.5 गुना ज़्यादा जो है हमारी जी जी ये तो बहुत फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर उसी सेम लैंड पर आप वही उगाते हैं और आपको ज़्यादा मिल जाता है तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें देसी को भूलना नहीं चाहिए। अगर हम हाइब्रिड लगा रहे हैं तो हमें साथ में 1-2 रोज़ जी देसी की ज़रूर लगानी चाहिए, ताकि हम अपना जो बीज है वो हम ख़त्म ना कर दें। ये ना हो कि हम हाइब्रिड के इतने आदी हो जाएं कि हमारी जो देसी नस्ल का बीज है हम उससे ही सारा कुछ चले जाएँ। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल वहाँ से उठा सकते हैं। ये चीज़ें तमाम बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए भी, सीखने के लिए भी। तो इसमें कोई ऐसी कटाई के हवाले से जो बेहतरीन टेक्निक है, कोई ऐसी चीज़, जैसे कि अब हर एक चीज़ की मार्केटिंग एक वैल्यू तब बनती है जब उसका एक ख़ास वक्त होता है कि उसको उस टाइम पे कटाई की जाए। भिंडी के मामले में जैसे देसी इकसाम है, उनकी तो हमें ये पता है कि ख़ास हद तक उन्होंने बड़ा होना है, उनका इस तरह का रंग होगा और वो भी नरम होगी तो हमने काट लेंगे। लेकिन चूँकि हाइब्रिड अक्सर हमारी जो पब्लिक है, अक्सर किसान हैं, उनके लिए एक नई चीज़ है। हाइब्रिड चूँकि जब हाइब्रिड का नाम हमारे माइंड में आता है तो हमें ये लगता है कि ये अगर पैदावार ज़्यादा दे रही हैं तो इनका कद भी ज़्यादा होगा, वज़न में भी ज़्यादा हो जाती हैं इस तरह से, तो और अंदर से नरम भी रहती हैं। तो इसमें जब भी हमने कटाई करनी है तो क्या क्या चीज़ें देखनी हैं कि अब जी ये काबिल काश्त हो गई हैं, अब इसको हम यहाँ से कटाई कर सकते हैं। तो वो कौन से अहम पहलू हैं जिनको हमें कटाई के वक्त अपने माइंड में रखना होगा? जी, भिंडी के हवाले से जो कटाई का मरला है वो इतना ही अहम है जितना हमारी खादों का इस्तेमाल होता है या हमारा आपाशी का मरला है। जितने भी पहलू हैं उन्हीं की तरह कटाई बहुत अहमी है, मार्केटिंग वैल्यू भी तब मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एट द एंड कटाई की सूरत में हासिल कर रहे होते हैं। जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास जितना अच्छा आएगा उतने ही अच्छे में पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। जो कटाई का मरला है वो ये है कि जैसे ही पहली चुनाई मैंने आपको बताया 15 से 20 दिन 25 से 30 दिन ओपी या 40 दिन आपने बताया, हर एक दिन छोड़ के सबसे पहली चीज़ चुनाई करनी है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप चुनाई करेंगे, एक दफ़ा चुनाई हो गई, उसमें देखा जाता है कि जो ओपीज़ की भिंडी है, जो ओपी की भिंडी होगी, उसका तकरीबन 3 से 4 इंच तक जो है हो जाता है साइज़, ठीक है। जो हमारी हाइब्रिड है उसमें हमारा 5-6 इंच तक भी चला जाता है, साइज़ चला जाता है जो लंबाई है। जी जी। फिर इसको फ़ौरन ही उस टाइम पे आपने चुनाई कर लेनी है। चुनाई जिस मज़दूर ने, जिस लेबर ने करनी है, उसको सख्ती से इस चीज़ से मना करें कि आपने जो अंदर की मूवमेंट है वो ऐसे रखनी है कि जिससे बाकी जो हमारे पौधे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये चुनाई जो मैंने आपको बताई है ये एक टाइम पे नहीं होगी, ये आपकी साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। हाइब्रिड की चुनाई 20 चुनाइयों तक हो जाती है, जबकि ओपीज़ की भी 10-12 चुनाइयाँ हो जाती हैं हमारी। तो इस चीज़ को हमने लाजमन जहन में रखना है कि जब भी चुनाई जिस लेबर ने करनी है उसको सख्ती से ये कहना है कि आपने अंदर की मूवमेंट ऐसे रखनी है कि ताकि जो पौधे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इन्हीं पौधों से हमने फर्दर आगे भी पैदावार लेनी है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जो आपने चुनाई से पहले ये चीज़ देख लेनी है कि आप किस मंडी में लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अगर करीब तरीन कोई मंडी है तो आप सुबह के टाइम भी चुनाई करके सुबह के टाइम भी फ्रेश भिंडी आप मंडी में लेके जा सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी भिंडी बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही होगी। आप भिंडी को तोड़ के रखेंगे तो कुछ अरसे के, कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटे बाद वो सख्त होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सख्त होने की वजह से रेट भी कम मिलता है। तो आप अगर ऐसा करेंगे कि आपने मंडी जो आपकी करीब तरीन, एक तो ये है कि आपने जो जिस मंडी में लेके जा रहे हैं वो मंडी भी करीब है, तो आप एक दिन पहले चुनाई कर देंगे तो उससे ये होगा कि जो भिंडी है वो आपकी थोड़ी सख्त हो जाएगी, जिसकी वजह से मंडी का रेट कम मिलेगा। तो किसान भाइयों को मेरा मशवरा है कि अगर आपने करीब तरीन मंडी में लेके जाना है भिंडी को, तो चुनाई जो है आपने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह का टाइम है कि मंडी शुरू होने से पहले आपने करवा देनी है, उस टाइम पे आप उसको डायरेक्ट मंडी में ले जाएं। हाँ, अगर बवजह कोई मजबूरी कि मंडी दूर है,
ठीक है, तो फिर आपको एक दिन पहले शाम के टाइम पे चुनाई कराएं इसकी, लेकिन ये भी नहीं है कि आप दिन के टाइम चुनाई करा लें। उससे ये होगा कि भिंडी सख्त हो जाएगी, चाहे वो ओपी है चाहे वो हाइब्रिड है। तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो मैं उन मज़दूरों को एक मशवरा देना चाहूँगा जो हमारी हाइब्रिड भिंडियाँ हैं, वो उनको पता होगा कि उसके ऊपर कांटे कदरे कम होते हैं, लेकिन जो ओपी भिंडी होती है उसके ऊपर कांटे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एलर्जी हो जाती है। तो बेहतर यह है कि चुनाई करते टाइम पे वो लोग ग्लव्स का इस्तेमाल करें, दस्तानों का इस्तेमाल करें, मुंह पे मास्क लगाएं, ताकि उनको जो है एक तो कांटे ना चुभें, दूसरा उस वजह से इन्फेक्शन ना हो। जो इंसानी सेहत है वो भी लाजमन है, पौधे की सेहत के साथ साथ इंसानी सेहत भी लाजमन है। तो मेरा उन मज़दूर भाइयों को जो वहाँ पे चुनाई करते हैं उनको यही मशवरा है कि आपने मास्क पहनना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। हाइब्रिड में आपको थोड़े कांटे कम नज़र आएंगे। रिजवान साहब, ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि हाइब्रिड में कांटों की मिकदार जो कदरे कम होती है, लेकिन ओपीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा। आज का जो हमारा टॉपिक था माशाल्लाह बहुत एक इंफॉर्मेटिव था, हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ हमने भी नया सीखा। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपना फ़ीडबैक देंगे। इसमें मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ीडबैक दिया करें। जिस तरह से भिंडी की काश्त थी, ये हमें आप ही लोगों से आया कि आप भिंडी की काश्त पर एक प्रोग्राम करें, और हमने एक प्रोग्राम किया। भिंडी एक बहुत ही अहम फसल है, हम ये जानते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या मसले दरपेश आते हैं, आप वो हमें हमारे कॉल सेंटर 0303030000 पर कॉल करें। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, या आप हमारे फेसबुक पेज बाखबर किसान पर आप हमें आकर अपने इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी दे सकते हैं। हमारी चूँकि वहाँ पर आपको डेली की बेसिस पे कुछ ना कुछ बताया जा रहा होता है ज़राअत के हवाले से। यूट्यूब चैनल पर ही आप कमेंट में अपना कमेंट डाल दें, तो वहाँ से भी हम आपका कमेंट देखकर और आपको वहाँ से भी रिप्लाई कर दें। लेकिन चूँकि आप सबसे ज़्यादा ईजी आप लोगों के लिए कॉल सेंटर होता है, तो आप आते हैं और कॉल सेंटर से रहनुमाई लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की अर्जेंट रहनुमाई चाहिए होती है, जो आप कहते हैं कि जी हमने अब लगा लिया है और अभी हमें इसकी रहनुमाई चाहिए, उसके लिए हमारे कॉल सेंटर है, जो आप हमारा नंबर डायल करेंगे तो उसमें शुरू में IVR पे आपको सब्जियों के बारे में, हर एक सब्ज़ी के बारे में बताया जाता है। इसी तरह से आपको बताया जाता है कि अब आपने ये सब्ज़ी काश्त की तो ये मसले आपके इस तरह हल होंगे। अगर फ़र्ज़ करो आपको वहाँ पर किसी बात का मसले का हल नहीं मिलता, तो आप डायरेक्ट 0 प्रेस करके हमारे कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव जो अब वहाँ पर हमारा नुमाइंदा बैठा होता है उससे बात करें और अपने मसले का हल जानें। इसके अलावा आप बता दें कि हमें इस चीज़ के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, उसके ऊपर हम कोई वीडियो भी बना सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी आप विज़िट करें। उसके अलावा अगर आप दीगर सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बाखबर किसान के पेजेस को वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। लिंक्स आपकी स्क्रीन पर हमने शेयर कर दिए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ आएँ और आपकी बताई हुई बातों के ऊपर हम प्रोग्राम करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रिजवान खान को। अल्लाह हाफ़िज़।